नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल गार्गी क्लासेस पर। आज की करंट अफेयर क्लास के नोट्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करने को मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं हम आज के हमारे टॉपिक्स। रूस ने आर्कटिक क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट यानी आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की जो निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने का निर्णय लिया है। रूस इस वर्ष के अंत तक आर्कटिक क्लाइमेट एनवायरनमेंट की निगरानी के लिए अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह यानी आर्कटिक एम सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इस बात की जानकारी लावोचिन एरोस्पेस कंपनी के जनरल डायरेक्टर व्लादिमीर कोलिमकोव ने न्यूज़ एजेंसी स्पुतनिक को दी है। व्लादिमीर कोलिमकोव ने कहा है कि अब तक का यह सबसे जो नंबर 1 आर्कटिक एम अंतरिक्ष यान विकसित किया गया है, जो कि जिसका जो रेडियो इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट किया जा रहा है। इसे लॉन्च करने की योजना साल 2020 के अंत तक बनाई गई थी और उन्होंने आगे कहा कि दूसरे आर्कटिक एम सैटेलाइट पर भी अभी काम चल रहा है और जिसे वर्ष 2023 में लॉन्च किया जाएगा। स्पेस इंडस्ट्री के सूत्र ने फरवरी में स्पुतनिक को बताया था कि बैकोनूर अंतरिक्ष केंद्र से 9 दिसंबर 2020 के लिए पहली आर्कटिक एम सैटेलाइट की लॉन्चिंग की योजना बनाई गई थी और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये जो उपग्रह है उसे फ्रीगेट बूस्टर्स के साथ में सोयुज 2.1.1 जो कैरियर रॉकेट है उसका उपयोग करते हुए लॉन्च किया जाएगा। अब इसके उद्देश्यों की हम बात करते हैं तो इस सैटेलाइट का जो उद्देश्य है, रूस का जो आर्कटिक एम सैटेलाइट है वो रिमोट सेंसिंग और इमरजेंसी कम्युनिकेशन सैटेलाइट यानी कि आपातकालीन संचार उपग्रह जो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में मौसम संबंधी डेटा को एकत्र करेगा, यानी जो मौसम के जो डेटाज हैं उनको इकट्ठा करेगा। इसके अलावा यह मौसम के पूर्वानुमान में सुधार करने की अनुमति दी जाएगी और वैज्ञानिकों को क्लाइमेट चेंज का बेहतर अध्ययन करने में सक्षम बनाएगा। ये इस सैटेलाइट के उद्देश्य हैं। अब हम बात कर लेते हैं आर्कटिक वृत्त के बारे। तो आर्कटिक वृत्त जो पृथ्वी के जो ग्लोब है उसमें अक्षांशों के द्वारा चिन्हित जो प्रमुख 5 क्षेत्र हैं उनमें सबसे उत्तरी क्षेत्र है। प्रमुख 5 जो अक्षांश द्वारा क्षेत्र, जैसे इनमें प्रमुख अक्षांशों की बात करें हम 0 डिग्री जिसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर भी कहा जाता है। इसके अलावा जो 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के जो अक्षांशीय वृत्त हैं, उसके अलावा 66.5 डिग्री हैं और इसके बाद में 90 डिग्री हैं। तो इस प्रकार से ये जो इन्हें पृथ्वी को 5 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। उनमें सबसे जो उत्तरी क्षेत्र है उसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। इस वृत्त के उत्तरी क्षेत्र को आर्कटिक के रूप में जाना जाता है और दक्षिणी क्षेत्र को उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। अर्थात आप अगर जैसे सपोज कि ये ग्लोब है तो इसके अंदर ये इक्वेटर हो गया और यहाँ पर ये आर्कटिक वृत्त है, तो इस आर्कटिक वृत्त से जो ऊपर का जो ये हिस्सा है, ये जो पार्ट है, इसे आर्कटिक कहा जाता है और इससे जो नीचे का जो हिस्सा है, जो हिस्सा है, ये हिस्सा इसे कहा जाएगा उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र कहा जाएगा। आर्कटिक वृत्त के उत्तर में क्षितिज के ऊपर प्रतिवर्ष सूर्य कम से कम एक दिन के लिए यानी 24 घंटे के लिए दिखाई देता है। आर्कटिक वृत्त में आमतौर पर जो जलवायु है वो काफ़ी ठंडी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं, काफ़ी तिरछी पड़ती हैं। लेकिन नॉर्वे के जो तटीय क्षेत्र हैं उनमें गल्फ स्ट्रीम के परिणाम स्वरूप तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहता है। गल्फ स्ट्रीम जो कि मैक्सिको की खाड़ी से निकलने वाली एक गर्म जलधारा है, जो वहाँ के नॉर्वे के जो तटीय क्षेत्र हैं उनके तापमान को सामान्य रखती हैं, उन्हें गर्म बनाए रखती हैं। ये गल्फ स्ट्रीम जो उत्तरी नॉर्वे और उत्तरी पश्चिमी जो रूस के जो बंदरगाह है उन्हें वर्ष भर बर्फ़ से मुक्त रखते हैं, क्योंकि वहाँ जो गर्म जलधारा है उसको बर्फ़ को पिघला देती है। अंदरूनी इलाकों में ग्रीष्मकाल काफ़ी गर्म होता है जबकि सर्दियाँ बेहद ठंडी होती हैं। कोयला मंत्रालय के द्वारा परियोजना निगरानी इकाई शुरू की गई है। भारत के कोयला मंत्रालय ने केंद्र सरकार के द्वारा आवंटित की गई कोयला खदानों के शीघ्र परिचालन को सुगम बनाने के लिए हाल ही में एक परियोजना निगरानी इकाई की शुरुआत की है, जिसको शुरू करने का लक्ष्य ज़्यादा बोलीदाताओं को आकर्षित करना था। यानी कि इसमें जो
बीट्स लगती हैं, जो बोलियां लगती हैं, उन्हें आकर्षित करना इसका उद्देश्य था। इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो परियोजना निगरानी इकाई कारोबार को सुगम बनाने की सुविधा प्रदान करेगी, क्योंकि इसमें खदानों के परिचालन के लिए समय पर मंजूरी प्राप्त करने में कोयला खदानों को सहायता मिलेगी। यानी इन कोयला खदानों को पर कार्य करने के लिए समय पर मंजूरी दे दी जाएगी। यह इकाई खदानों के संचालन के लिए राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों की मंजूरी प्राप्त करने में खदानों की सहायता भी करेगी। इसके अलावा इकाई जो देश में कोयले के उत्पादन और कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने में भी मदद करेगी। इससे अन्य क्या लाभ होंगे जिनके बारे में बात करते हैं, तो इससे सबसे पहला लाभ, इससे व्यापार करने में आसानी हो जाएगी। विश्व बैंक द्वारा व्यापार करने के आसानी संबंधी जो जारी रैंकिंग है, उसमें जो भारत का स्थान है वो 63वां स्थान बताया गया है। 63वां स्थान बताया गया है। वर्ष 2019 की जो रैंकिंग है उसमें भारत ने 10 स्थानों का सुधार किया था। यह इकाई भारत में ज़्यादा सुधार लाने में सहायता करेगी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी बढ़ावा देगी। ये इसके व्यापार करने के जो आसानी के कुछ लाभ हैं। इसके अलावा जो भारत में जो कोयले का उत्पादन है उसके बारे में बात करते हैं, तो भारत के पास में जो विश्व के जो सबसे 5वें स्थान पर सबसे विशाल कोयले के भंडार, यानी कोयला उत्पादन में 5वें स्थान पर है, और कोयला जो भंडार हो उसमें 5वें स्थान पर है भारत में जो कोयले का जो उत्पादन है वह मुख्य रूप से ओडिशा, इसके अलावा झारखंड, बिहार, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, इन राज्यों के अंदर मुख्य रूप से जो कोयले का उत्पादन किया जाता है। अब हम बात करते हैं कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण और विराष्ट्रीयकरण के बारे में। तो भारत में जो कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण है वो 2 चरणों के अंतर्गत किया गया था। कोकिंग कोल खानों के जो प्रबंधन के लिए कोकिंग कोल माइंस आपातकालीन प्रावधान अधिनियम 1971 के तहत जो राष्ट्रीयकरण का पहला चरण संपन्न हुआ था। कोकिंग कोल माइंस आपातकालीन अधिनियम 1971, यह अधिनियम था जिसके माध्यम से 1971 में राष्ट्रीयकरण का पहला चरण संपन्न हुआ, जिसके अंतर्गत जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो लिमिटेड है और इसके अलावा इंडियन आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, इन दोनों का राष्ट्रीयकरण किया गया और उन्हें BCCL यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अधीन कर दिया गया। कोयला खदान विशेष प्रावधान अधिनियम 2015 के तहत कोयला खदानों का विराष्ट्रीयकरण किया गया और देश के कानून ने निजी क्षेत्र को कोयला खनन की अनुमति दे दी। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को विश्व भर में मनाया गया, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, जिसकी जो 2020 की जो थीम है, इसकी जो 2000 की जो थीम है वह थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, यानी कि जो पत्रकारिता है वो बिना डर के और बिना पक्षपात के पत्रकारिता की जाए। अब इस वर्ष जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है उसके जो मुख्य विषय हैं उनकी बात करते हैं, तो इसके अंदर महिला और पुरुष पत्रकारों और मीडिया कर्मियों की सुरक्षा, यानी सेफ्टी ऑफ वीमेन एंड मैन जर्नलिस्ट एंड मीडिया वर्कर्स, ये इसके जो प्रमुख विषय रहे हैं। इसके अलावा इसका दूसरा विषय रहा है राजनीतिक और वाणिज्यिक प्रभाव से मुक्त स्वतंत्र और व्यावसायिक पत्रकारिता, यानी इंडिपेंडेंट एंड प्रोफेशनल जर्नलिज्म फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल इन्फ्लुएंस। मीडिया के सभी पहलुओं में लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वलिटी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मीडिया, तो ये इसके कुछ प्रमुख विषय रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसकी जो पृष्ठभूमि के बारे में, उसके उद्देश्यों के बारे में। तो इसका जो उद्देश्य है वो प्रेस ऑफ फ्रीडम यानी प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके जो मुख्य बिंदुओं की बात करते हैं तो यूनेस्को की जो जनरल कॉन्फ्रेंस की जो सिफारिश के बाद दिसंबर 1933 में UN महासभा ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे यानी विश्व जो अंतर्राष्ट्रीय जो पत्रकारिता दिवस है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, उसको मनाने की घोषणा की थी। तभी से प्रतिवर्ष 3 मई को विंडहो घोषणा की जो वर्षगांठ है उसके दिन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नीदरलैंड मेजबान देश के रूप में चुना गया है। साथ ही जो नीदरलैंड ने
यूनेस्को के साथ में मिलकर के हेग स्थित वैश्विक मंच पर 22 से 24 अप्रैल 2020 के दौरान विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई थी, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे बढ़ा करके 18 से 20 अक्टूबर के बीच 2020 के बीच के निर्धारित कर दिया गया है। वर्ष 2020 में जारी जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें भारत का जो स्थान है वो 142वां रहा, और इस जो सूची है इसके अंदर कुल 180 देश थे, जबकि जो पिछले वर्ष 2019 के अंदर इसका जो भारत का जो स्थान है वह 140वां रहा था। यानी इस बार उसे 2 स्थान की गिरावट दर्ज की गई है। इसमें विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस सूचकांक प्रत्येक वर्ष जो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है, और रिपोर्ट्स विदाउट जो बॉर्डर या RSF जो है उसके द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का जो प्रथम संस्करण है वो 2002 में प्रकाशित किया गया था। और ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 के बारे में जो डिटेल्ड जानकारी है वो हमने पिछली हमारी क्लासेस में डिस्कस किया है, तो आपको इसकी जो अधिक जानकारी है हमारी पिछली क्लासेस में मिल जाएंगी। गंतव्य सरिस्का टाइगर रिजर्व 1 मई 2020 को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश जो श्रृंखला के अंतर्गत गंतव्य सरिस्का टाइगर रिजर्व यानी डेस्टिनेशन सरिस्का टाइगर रिजर्व शीर्षक से 13वीं वेबिनार सीरीज आयोजित की। मुख्य जो इसके बिंदु हैं उनकी बात करें हम तो जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है वो अरावली की जो पहाड़ियां हैं उनमें स्थित है, जो दिल्ली से लगभग 250 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में और जयपुर से लगभग 110 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह 800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में घास के मैदानों, शुष्क पर्णपाती वनों और चट्टानी परिदृश्यों में बना हुआ जो ढका हुआ एक टाइगर रिजर्व है। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में जो गढ़राजौर के मध्यकालीन मंदिरों के खंड हैं जो कि 10वीं और 11वीं शताब्दी के हैं। इसके कुछ प्रमुख आकर्षण केंद्रों में से कांकवारी किला जिसे 17वीं शताब्दी में राजपूत महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनाया गया था, और 10वीं शताब्दी का जो नीलकंठ मंदिर के खंडहर हैं। ये जो नीलकंठ महादेव मंदिर के खंडहर हैं वो 300 से अधिक हिंदू और जैन मंदिरों के खंडहर हैं जिनका निर्माण 8वीं से 12वीं सदी के बीच में किया गया माना जाता है। सरिस्का को वर्ष 1955 में अभयारण्य घोषित किया गया था तथा वर्ष 1979 में इसे एक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा। सरिस्का भारत में पहला टाइगर रिजर्व है जहां रॉयल बंगाल टाइगर्स को सफलतापूर्वक बसाया गया है, और वर्तमान में इस रिजर्व में लगभग 20 बाघ उपस्थित हैं। ध्यान देने की बात है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई वेबिनार श्रृंखला का उद्देश्य भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना और उन्हें बढ़ावा देना है। अगला हमारा टॉपिक है ठीकरी पहरा। कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए पंजाब और हरियाणा राज्यों के अंदर ठीकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है। यह जो पहरा है वो आमतौर पर देखा जाए तो हरियाणा और पंजाब के अंदर प्रचलित सामुदायिक पुलिसिंग है, यानी कम्युनिटी पुलिसिंग की प्रथा है, जिसके तहत प्रत्येक गांव को एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा गांव में रात के वक्त पहरा दिया जाता है, जिससे कि कोई संदिग्ध व्यक्ति गांव के अंदर प्रवेश ना कर सके। कोविड-19 के मद्देनज़र इस प्रथा का प्रयोग ग्रामीण लोग गांव में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कर रहे हैं। यह परंपरा 2 दशकों से अधिक समय के बाद फिर से प्रचलन में आ गई है। 2 दशकों पहले आतंकवादी गतिविधियों के दौरान ठीकरी पहरा के तहत ग्रामीण समुदाय ने अपने गांव की रखवाली की थी। जब पंजाब में कुख्यात जो काला कच्छा गिरोह, जिसे काला कच्छा गैंग भी कहा जाता है, उसके कारण स्थानीय लोगों को परेशानी होने लगी तो ग्रामीण समुदाय ने गांव की सुरक्षा के लिए ठीकरी पहरे का प्रयोग किया था। काला कच्छा गिरोह जो है पंजाब का एक संगठित आपराधिक गिरोह था, जिसके जो सदस्य लुटेरे और डकैत होते थे जो अपने शरीर पर चिकनाई के रूप में तेल या ग्रीस का यूज करते थे, जिससे कि उन्हें आसानी से पकड़ा न जा सके। जेमिनी रॉय 2 मई 2020 को राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय यानी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने अग्रणी जो कलाकार जेमिनी रॉय हैं उनकी 133वीं जो वर्ष जयंती वर्ष है उस पर आभासी माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की, यानी 133वीं उनकी जो जयंती है वो मनाई गई। जेमिनी रॉय जिनका जन्म
पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में 11 अप्रैल 1887 को हुआ था। वे 20वीं सदी में भारतीय कला के सबसे उल्लेखनीय आधुनिकतावादी भारतीय चित्रकार थे। वे अवनींद्रनाथ टैगोर के सबसे प्रसिद्ध शिष्यों में से एक थे। वे पश्चिम पद्धति की तकनीक में औपचारिक रूप से प्रशिक्षित पहले भारतीय चित्रकार थे, किंतु उन्होंने बंगाल की स्थानीय लोक कलाओं जैसे कि कालीघाट चित्रकला पद्धति और इससे संबंधित विषय वस्तु को अपनी कला में समावेशित किया, और साथ ही उन्होंने परंपरा को तोड़ते हुए जो कीमती कैनवास, ऑयल पेंट्स, इनको छोड़ा और इनको छोड़ करके सस्ती सामग्रियों का उन्होंने इस्तेमाल शुरू किया था। कालीघाट चित्रकला या जो कालीघाट पट एक कला का एक स्वरूप है जो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कोलकाता के जो प्रसिद्ध कालीघाट या काली मंदिर के आसपास विकसित हुई थी, और इस चित्रकला का जो अभ्यास वो पटुआ नाम के कलाकारों के द्वारा किया जाता था। इसलिए यही कारण है कि जो स्थानीय विषय वस्तु को प्रमुखता देने के कारण जैमिनी राय स्वयं को पटुआ कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे। उन्होंने अपनी चित्रकला में रामायण, महाभारत और कृष्ण लीला के दृश्यों और गांवों के सामान्य स्त्री पुरुषों के चित्रण को प्रमुखता दी थी। यह आप यहाँ पर उनके चित्र का एक सैंपल देख सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये उनकी चित्रकारी का एक सैंपल है और ये उनकी तस्वीर है। अब उनको मिले पुरस्कारों के बारे में बात करते हैं तो वर्ष 1934 के अंदर उन्हें तत्कालीन वायसराय के द्वारा स्वर्ण पदक दिया गया था। 1954 में उन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और वर्ष 1955 के अंदर ललित कला अकादमी के द्वारा प्रदत्त फाइन आर्ट्स में सर्वोच्च सम्मान ललित कला अकादमी फेलोशिप उन्हें प्रदान किया गया था। अब बात करते हैं हम विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो जारी नवीनतम जो आंकड़े हैं उनके अनुसार भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वह 113 मिलियन डॉलर की कमी के साथ में घट करके 469.45 बिलियन डॉलर हो गया है। अब इसके प्रमुख बिंदुओं की हम बात करें तो जो विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति है यानी फॉरेन करेंसी असेट्स अर्थात FCAs, वो उनमें 321 मिलियन डॉलर की कमी आई है और वे घट करके 441.56 बिलियन डॉलर हो गई हैं। स्वर्ण भंडार जिसमें 221 मिलियन की बढ़ोतरी हुई है और यह अब 32.901 बिलियन डॉलर हो गया है। इसके अलावा विशेष आहरण अधिकार यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स या SDR भी जिन्हें कहा जाता है, वे 6 मिलियन डॉलर की जो गिरावट के साथ में घटकर 1.42 बिलियन डॉलर हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF में आरक्षित निधि में 8 मिलियन की जो डॉलर की जो गिरावट आई है और वह अब वर्तमान में घट करके 3.57 बिलियन डॉलर हो चुकी है। ध्यान देने की बात है कि जो 6 मार्च 2020 तक जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार था वह अपने उच्चतम स्तर पर था, यानी कि 487.23 बिलियन डॉलर पर था। वर्ष 2019-20 के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग 62 बिलियन डॉलर की जो बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। अब हम विदेशी मुद्रा भंडारों के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करते हैं। तो किसी भी जो देश की अर्थव्यवस्था के पास उपलब्ध कुल विदेशी मुद्रा या संपत्ति जो है या वह उसकी विदेशी मुद्रा भंडार कहलाती है। किसी भी देश के जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें निम्नलिखित 4 तत्व शामिल किए जाते हैं, जैसे कि विदेशी परिसंपत्तियां जिसके अंतर्गत विदेशी कंपनियों के जो शेयर हैं, डिवेंचर्स, बॉन्ड आदि जो विदेशी मुद्रा के अंदर। इसके अलावा दूसरा इसके अंदर शामिल होता है स्वर्ण भंडार। इसके अलावा हम बात करें इसके अंदर शामिल होने वाले तत्व जिसमें IMF के पास में जो रिजर्व कोष होता है, और चौथा है इसमें SDR यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी विशेष आहरण अधिकार। विशेष आहरण अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के द्वारा वर्ष 1969 के अंदर अपने सदस्य देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनवाया गया था। SDR के बारे में बात करें तो ना तो ये कोई मुद्रा है और ना ही IMF पर कोई भी देश इसका दावा कर सकता है। इसके अलावा जो SDR है इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करें तो यह एक इंटरनेशनल लेखा और भुगतान इकाई है
जिसमें जो एक ऐसी रिजर्व मुद्रा है जिसके द्वारा IMF का जो सदस्य देश है विदेशी भुगतानों के लिए अन्य देशों से अपने कोटे के SDR के बदले विदेशी मुद्राएं प्राप्त करके अपने ऋणों का भुगतान या निपटान कर देता है। जिन सदस्यों को SDR का अधिकार दिया जाता है वे अन्य सदस्य देशों से निश्चित मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। इसका आवंटन कोष सदस्य देशों के निर्णय के अनुसार लिया जाता है और इसके सृजन के पीछे मूल भावना यह है कि जो मुद्रा है वह मुद्रा कोष के सभी सदस्यों को अधिक साधन उपलब्ध हो सके ताकि वे कोष के साधनों पर अतिरिक्त दबाव डाले बिना अपने विदेशी विनिमय की कठिनाई को दूर कर सके, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या का समाधान हो सके। अब जो SDR के मूल्य की बात करें तो इसका मूल्य बास्केट ऑफ करेंसी में शामिल मुद्राओं के औसत भार के आधार पर किया जाता है। इस बास्केट में 5 देशों की मुद्राएं शामिल होती हैं जिनके अंदर अमेरिकन डॉलर, यूरोपियन यूरो, चाइनीज रेनिम्बी, इसके अलावा जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड, ये 5 जो देशों की जो करेंसीज़ हैं इन करेंसियों को मिला करके SDR का मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो इसी के साथ में आज की हमारी जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो कंप्लीट होती है और बारी है हमारे आज के क्वेश्चन की। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। आपको ये बताना है कि यह स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। इसी के साथ आज की हमारी करंट अफेयर्स क्लास कंप्लीट होती है। इससे पहले आपको इसका जवाब दे देते हैं। तो इसका सही जवाब है 1 मई। प्रतिवर्ष 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।